So hi everyone, welcome back, and today we are going to start this third topic in our chapter cost of capital. So मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, या ये डायग्राम आपका सारा का सारा चीज़ कवर करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पहले देख चुके हैं, ये मैं यहाँ से मार्किंग करना शुरू करता हूँ। ये पार्ट हम देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम देख चुके हैं। अब बारी आती है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में बाद में डिस्कस करूंगा, ये काफ़ी ईजी जाएगा एक बार अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ में आ गया तो। ठीक है, एक सेकंड। तो सर ध्यान देंगे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें आपको पहले समझाता हूं और उसके बाद हम फॉर्मूले की बातें करेंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के चार अलग अलग तरीके हैं। सो उसके अंदर में चार अलग अलग फॉर्मूलाज कवर होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर पहली बात ये बताइए कि होता क्या है। ये आपका कैपिटल, आपकी जो बैलेंस शीट होती है टी फॉर्मेट में, उसमें आप जहाँ से कैपिटल लाते हो वो सोर्सेस होते हैं। उसमें से एक इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, आप बोलो रिटेन्ड अर्निंग्स, और कभी लोन बोलो। तो हम डेट और लोन, ये एक ही पार्ट होता है, केडी ये देख चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स केपी देख चुके हैं, ये बाकी है। और अभी हम जो देख रहे हैं वो है इक्विटी। अब जब हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स बांटते हैं, जब हम, ध्यान देना मेरी बात पे, कंपनी के इक्विटी शेयर्स बांटते हैं, इसका मतलब पब्लिक ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, पब्लिक ने हमको पैसा दिया है ताकि हम बिजनेस चला सके। जब कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे जाते हैं पब्लिक द्वारा, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं। अब इक्विटी शेयर के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो होती है फेस वैल्यू, लेट्स से 10। मार्केट में जब इशू किया जाता है तब उसको या तो इशू प्राइस बोलो, और उसके बाद जब मार्केट में ट्रेड होती है तो उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। आप ये इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज इशू प्राइस। सो लेट्स से द इशू प्राइस इज 20 और मार्केट प्राइस गोइंग ऑन इज 20। अब क्या होता है इसके बाद, ध्यान देना, इक्विटी शेयर कभी भी 1, 2, 3 ऐसे बांटे जाते हैं, डेसिमल्स में नहीं होता कि मैंने 1.5 इक्विटी शेयर खरीदा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब जब एक चीज़ तो आपको क्लियर कट ये समझ में आनी चाहिए कि हर कोई इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, जो डेट इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या चाहिए सर, इंटरेस्ट। लोन वाले को क्या चाहिए सर, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस वाले को क्या चाहिए सर, प्रेफरेंस डिविडेंड। रिटेन अर्निंग वाला पार्ट किसका होता है, इक्विटी वालों का। तो इक्विटी और रिटेन अर्निंग वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स, और उनको क्या लगता है सर, इक्विटी डिविडेंड, उनको भी डिविडेंड दिया जाता है। लॉन्ग टर्म डेट और इंटरेस्ट, जिनको इंटरेस्ट दिया जाता है वो टैक्स सेविंग के लिए अप्लीकेबल है, जिसमें हमको टैक्स सेविंग होती है, इसलिए उन फॉर्मूलाज में हम 1-T यूज करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस वाले केस में हमको टैक्स सेविंग नहीं होती, क्योंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा जाता है, और उसी तरह आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से इक्विटी डिविडेंड बांटा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, यहाँ पे देखिएगा, सेल्स, मान लो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, बेसिकली जो प्रॉफिट स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसको मैं यहाँ पे छोटे से टर्म में लिखता हूँ फॉर्मेट में। सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे आता है EBIT। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करते हो तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस केस में से ये अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, और इसमें से आप इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हो तो बैलेंस बचा हुआ पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है, जो कि बैलेंस शीट में जाता है। सो आप अगर ध्यान देंगे तो कंपनी को 3 तरह के खर्चे लग रहे हैं कैपिटल पे। सबसे पहले कंपनी ने डेट या लोन लिया होगा तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ रहा है। और कंपनी ने इक्विटी शेयर तो जनरली होता ही है हमेशा, इक्विटी शेयर्स अगर इशू किए हैं तो कंपनी को इक्विटी डिविडेंड देना पड़ रहा है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड ही एक ऐसी अमाउंट है जो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रही। टैक्स के पहले अगर हमने ये खर्चा डाला है तो टैक्स सेविंग होगी। सो इंटरेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि टैक्स के पहले इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात मैं करता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी की,
क्योंकि इक्विटी रेस करने के लिए भी हमको डिविडेंड बांटना पड़ेगा। इक्विटी हमने रेस किया तो सामने वाला तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना डिविडेंड अपने लिए। अब सामने वाला क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या हुआ सर, खर्चा। कंपनी के लिए ये जो है ये है केडी, ये जो है ये है केपी, और इक्विटी डिविडेंड को बोलते हैं हम केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बात आती है सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है वो रुपीज़ में दिया हुआ है। हम कॉस्ट जो जनरली कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। जैसे कि अगर इसकी कॉस्ट 10% है, इसका मतलब 10% यानी 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए 10 रुपये का हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसकी कॉस्ट अगर 10% है तो हम बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए 10% डिविडेंड बांटना पड़ता है, 10 रुपये का डिविडेंड बांटना पड़ता है। और इसकी कॉस्ट 10% है तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स यूज करने के लिए 10 रुपये का इक्विटी डिविडेंड हमको बांटना पड़ता है। ये हमारे लिए सर सारा का सारा खर्चा है, कॉस्ट है कैपिटल की। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कैलकुलेट कैसे किया जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका डिविडेंड अप्रोच, दूसरा आता है आपका अर्निंग्स अप्रोच, तीसरा आता है यहाँ पे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और लास्ट आता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सीए फाइनल में, एसएफएम में किया हुआ है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और मैं सीए फाइनल वाला जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो ही आपको दूंगा। वो थोड़ा डिटेल में होगा और आपको फॉर्मूले का लॉजिक भी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ये 4 अप्रोच आप याद रखेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए ये 4 तरीके हैं। अब आपको क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लिखा होगा कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच से निकालो, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच से निकालो, या रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से निकालो, या सीएपीएम से निकालो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि चारों में से सिर्फ एक ही अप्रोच यहाँ पे यूज होगी। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि 2 अप्रोच यूज हो पा रही है, आप दोनों अप्रोच से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ ऑल्टरनेटिव में। तो ये मैंने आपको 2-3 रास्ते बताए। सबसे पहले तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि कौन सा अप्रोच यूज करना है, तो कहानी खत्म हो जाती, उस अप्रोच को यूज करो और आंसर निकाल दो, दूसरा अप्रोच यूज मत करो। दूसरा, अगर नहीं दिया हुआ है तो डेटा ऐसा दिया हुआ होगा जिससे सिर्फ एक ही अप्रोच यूज हो पा रही होगी, वो अप्रोच यूज करो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अगर दिया हुआ भी नहीं है और एक से ज़्यादा अप्रोच यूज हो पा रही है तो ऐसे टाइम पे दोनों अप्रोच से आंसर निकालो और आगे बढ़ जाओ, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की। अगर आपको याद होगा तो केडी के केस में, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के केस में 2 हिस्से किए थे हमने, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी 2 हिस्से किए थे हमने कि 2 तरीकों से निकाला जा सकता है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्योंकि डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डेट में भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक सेकंड, ध्यान देना। अब मुझे ये बताओ, क्या कभी आपने इक्विटी शेयर रिडीमेबल होता है ऐसा सुना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिडीमेबल, इररिडीमेबल, बताओ क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिडीम किया जाता है? नहीं सर, ये सरासर गलत है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कभी भी रिडीमेबल नहीं होता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है इररिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। अब इररिडीमेबल का मतलब क्या है कि इक्विटीज़ जब मार्केट में आपने इक्विटी शेयर जब कंपनी ने एक बार इशू कर दी तो उनकी कोई मैच्योरिटी कभी नहीं होती। इक्विटी शेयर ख़त्म सिर्फ तभी होते हैं जब पूरी की पूरी कंपनी ख़त्म हो जाती है। ऐसा डिबेंचर में नहीं था, प्रेफरेंस में नहीं था।
दोनों में मैच्योरिटी डेट हो सकती है, कंपनी आगे भी चलती रहेगी और हो सकता है डिबेंचर बीच में ख़त्म हो जाए, प्रेफरेंस शेयर्स बीच में ख़त्म हो जाए और कंपनी पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी ने सारा पैसा वापस दे दिया फेस वैल्यू के टर्म में। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि कंपनी को तो आपने पैसा दे दिया, लेकिन कंपनी अब आपको वो पैसा वापस कभी नहीं देगी। तो सर ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, हम इक्विटी शेयर क्यों खरीदें? मैं आपको बताता हूँ। जनरल इक्विटी शेयर आप खरीदोगे क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो आप वो इक्विटी शेयर्स मार्केट में बेच दोगे, तो कोई और खरीदेगा। सो होता कैसा है मैं बताता हूँ। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, जब पहली बार लेके आती है, तो कंपनी से आप डायरेक्टली खरीदते हैं, और जब आप वो इक्विटी शेयर्स बेचते हैं तो आप कंपनी नहीं खरीदती उसको, आप किसी और पर्सन को वो इक्विटी शेयर्स बेचते हो, और वो पर्सन अब इस कंपनी का ओनर बनता है। फिर उसको अगर बेचना है, पैसा वापस चाहिए, तो वो किसी और को बेचेगा और वो कंपनी का ओनर बनेगा। सो लॉजिकली कंपनी ने पहले जो इक्विटी शेयर इशू किए थे, लेट्स से 1 लाख, वो 1 लाख ही है हमेशा के लिए, जब तक कंपनी नए इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करती, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं। सो अब एक चीज़ ध्यान देना, तो आप ये रिडीमेबल वाला किस्सा भूल जाओ, रिडीमेबल वाला किस्सा भूल जाओ, और तीनों के मुझे फॉर्मूले बताओ। दोनों के पहले फॉर्मूले बताओ कि रिडीमेबल वाले फॉर्मूले कौन से थे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो इसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। इसके केस में हमारे पास में फॉर्मूला था प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, सेम लॉजिक भी यहीं पे लगेगा, वो है इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपको बोलूँ कि सर ये रफ एरिया है मेरा, आपने 400 मार्क्स का पेपर दिया और आपको उसमें से 200 मार्क्स मिले, तो आप कितना परसेंटेज कैसे निकालते हो? 200 बाय 400 करते हो ना, कि कितना आपने पेपर दिया, टोटल मार्क्स का कितना आपको मिला, तो आंसर आता है 50%। सेम वैसे ही कितने में आपने खरीदा और उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिला। सो ध्यान देंगे आपने जब मार्केट में वो इक्विटी शेयर खरीदा, तो लेट्स से आपने वो इक्विटी शेयर खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, आपको दिख रहा है। सो 100 रुपये में आपने वो इक्विटी शेयर्स खरीदा, और साल के अंत में या बीच में कहीं पे भी साल भर में आपको जो डिविडेंड मिला है उस पर, वो डिविडेंड मिला है 15 रुपये का, 15। तो आपका रिटर्न कितना हो गया? 15%। किसका रिटर्न हो गया सर? ये इन्वेस्टर का, जिसने इन्वेस्ट किया है। और ये खर्चा किसको बियर करना पड़ रहा है? कंपनी को। तो ये हो गई कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितना आसान है देखो। सो फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, उसको हम जनरली लिखते हैं ऐसा है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट अपने बुक में लिख लो, जनरली आपको फॉर्मूला आगे डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मिलेगा, और इस डिविडेंड में डिविडेंड का मतलब होता है इक्विटी डिविडेंड, और मार्केट प्राइस यानी कि एक तरह से नेट प्रोसीड्स लेना है। सो आप ये फॉर्मूला लो, या आप ये फॉर्मूला लो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और आप ये फॉर्मूला लो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एक ही बात है। या इशू प्राइस भी लेना है तो इशू प्राइस ले लो मार्केट प्राइस की जगह। देखो, जब यहाँ पे जब इशू किया जा रहा है तो इशू प्राइस काम की आएगी, लेकिन इसके बाद कभी इशू थोड़ी होएगा, इसके बाद तो हर पॉइंट पे सिर्फ मार्केट प्राइस ही काम आएगी। सो या तो इशू प्राइस होगी या तो मार्केट प्राइस होगी, दोनों में से कोई भी एक। ये हो गया आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच, बट इतना आसान नहीं है सर। आओ सबसे पहले मैं अब आपको उसमें से लेके जाता हूँ जहाँ से अपनी थ्योरी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब ध्यान देना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हो सकता है आपके नोट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल जाए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली मैं साल भर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, और जिस दिन मैंने अपडेट किया उस दिन के बाद से जितने भी लेक्चर्स खरीदे जाते हैं और उसके पहले भी जितने लोगों ने खरीदे होते हैं उनको नए नोट्स चले जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में जनरली मैं इशू करता हूँ। सो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको पुराने लेक्चर्स मिले हैं। लेक्चर्स अप टू डेट है, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्ड होने के 2 महीने बाद में भी अगर आप खरीदोगे, 1 महीने बाद भी आप खरीदोगे, तो हो सकता है मैंने तब तक कुछ अपडेट्स डाल दिए होंगे। एंड ये एक्चुअली आपके लिए अच्छा है कि कंटिन्यूस अपडेटेड मटेरियल आपको मिलते रहता है। बहुत बार होता क्या है मैं बताता हूँ, जनरली सारी फैकल्टीज़ कैसे करती हैं, और मैं भी ऐसा ही करता था पहले, कि मैं रिकॉर्ड कर दिया मैंने लेक्चर और उस टाइम पे नोट्स बना लिए, और अब 6 महीने तक वही नोट्स सर्कुलेट हुए जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो
3-6 महीने तक कोई भी अपडेट उसमें नहीं डाला जा रहा, क्योंकि वो नोट्स जो आप लेक्चर्स खरीद रहे हो वो नोट्स उससे शायद मैच नहीं करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि आप तक अपडेटेड मटेरियल नहीं पहुंच पाता, और अगर अपडेट करके आपको दे दिया जाए तो जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमको पुराने लेक्चर्स दिए गए। लेक्चर्स पुराने नहीं है, 5 दिन पहले अगर नोट्स अपडेट हुए होंगे तो 5 दिन पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड तो नहीं किए गए होंगे। कॉन्सेप्ट एफएम में चेंज नहीं होता, कोई अमेंडमेंट नहीं आता। तो ये जो आप रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो वो भी आपके लिए फिजिबल है, आज से 1 साल पहले की भी आप रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो भी आपके लिए फिजिबल है। सो डोंट गो विद द रिकॉर्डिंग, बट अपडेटेड मटेरियल रहेगा। सो मैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलता जाएगा और बेटर होता जाएगा। एक चीज़, मैं आपको ये वाला मटेरियल अवेलेबल करवाऊंगा जो एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि नया मटेरियल यूज़ करना है या ये वाला मटेरियल यूज़ करना है। थोड़ी सी तकलीफ जाती है नया मटेरियल यूज़ करने में, क्योंकि थोड़ा सा आपको सिंक बैठाना पड़ता है, बट थोड़ा सा एफर्ट अगर आप लोगे तो आपको अच्छा मटेरियल और अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ आप ये भी पढ़ोगे तो इसमें कहीं भी 1% की कमी नहीं है, नए सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड मटेरियल है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर देना या आपको आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि एक कंफर्ट आता है बाद में कि हाँ सर चलो ठीक है, कहीं गलत नहीं जा रहे हैं हम। दूसरी चीज़, ये जो नोट्स बनाए जाते हैं जनरली इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपना माई बाप है। मेंशन द डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखना नीचे में पढ़ रहा हूँ, द डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। सबसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच बताया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर, उसके बाद है अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी है? हाँ सर, आपने अभी तक ये सारी चीज़ें बता दी है। बात करते हैं सबसे पहले अप्रोच की, जो है आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा उसमें, ठीक है, ध्यान दो। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। दिस मॉडल मेक्स एन अजम्पशन, इसमें एक अजम्पशन बनाया जाता है कि क्या मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड स्ट्रीम। मतलब आप अगर आज मार्केट प्राइस पे जो भी मान लो 95 रुपीज़ में आपने अगर ये इक्विटी शेयर खरीदे होंगे, तो इसके बाद मिलने वाले जितने भी डिविडेंड हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट 95। ये अजम्पशन माना जाता है कि फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी डिविडेंड है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस एट विच यू आर परचेसिंग द शेयर्स। एज पर दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है सर? इज द रेट विच इक्वेट्स द फ्यूचर डिविडेंड टू द करंट मार्केट प्राइस। फ्यूचर डिविडेंड को डिस्काउंट करके लेके आने पे जो आज की मार्केट प्राइस आएगी, ठीक है, जिस रेट से फ्यूचर डिविडेंड को डिस्काउंट करो तो आज की मार्केट प्राइस आती है, उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये और कुछ नहीं, जो आपने डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेजेंट वैल्यू वाला मॉडल देखा था, अमोर्टाइजेशन वाला मॉडल देखा था, ये वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हियर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग, ध्यान देना, अब डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि D1, ध्यान देना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि साल के अंत का। अगर मैं ये लाइन निकालूं तो यहाँ मिलने वाला डिविडेंड D0 कहलाता है, यहाँ मिलने वाला डिविडेंड D1 कहलाता है। और अगर हमको मार्केट प्राइस यहाँ की निकालनी है, ध्यान देना, 0 पॉइंट पे अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो हमको जो डिविडेंड यूज करना होता है वो है ये एक्सपेक्टेड यानी कि फ्यूचर डिविडेंड। सो D1 इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो D0 होता है ना, ये पुराने साल का डिविडेंड होता है, तो हमको पीछे नहीं जाना, हमको आगे जाना है। सो अगला डिविडेंड इस्तेमाल करना है हमने, ये याद रखना। उसके बाद द डिविडेंड प्राइस अप्रोच को अब 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच को भी 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट डिविडेंड, कि हर साल डिविडेंड की अमाउंट सेम है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट ग्रोथ। अब मैं ये 2 चीजें आपको समझाता हूं, ध्यान दो, बढ़िया मजा आएगा। देखो अब हमने क्या किया सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को 4 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। सबसे पहले था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और ये था CAPM। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक कहा जाएगा कांस्टेंट डिविडेंड और एक कहा जाएगा कांस्टेंट ग्रोथ। जब आप आगे बढ़ोगे और डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में यही यूज़ होना है वापस से फॉर्मूलेस, ठीक है।
अब कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट ग्रोथ क्या होता है, ध्यान दो। ये मैं कांस्टेंट डिविडेंड की बात करता हूँ और ये कांस्टेंट ग्रोथ की बात करता हूँ। ये 0 पॉइंट है जहाँ पे आप इक्विटी शेयर खरीदोगे लेट से 100 रुपये में, और अब आपको पहले साल डिविडेंड मिलता है 10 रुपये का, यहाँ पे मिल गया 10 रुपये का। कांस्टेंट डिविडेंड में हर साल डिविडेंड मिलेगा आपको 10 रुपये का, क्योंकि टॉपिक ही यही कहता है कि डिविडेंड जो हर साल हमको मिलने वाला है दैट इज कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका बदल नहीं रहा है। और कांस्टेंट ग्रोथ क्या होता है कि आपको जो डिविडेंड मिलता है हर साल का, उसमें थोड़ी ग्रोथ होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से हम कांस्टेंट ग्रोथ पकड़ते हैं 10% की, और अगर 10% की ग्रोथ पकड़ते हैं तो मान लो अगर 10 रुपये का पहला साल का डिविडेंड दिया है तो अगले साल का डिविडेंड हो जाएगा 11 रुपये। 10 रुपये पे 10% यानी कि 1 रुपया, 11 रुपये पे 10% यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 12.10। आप देख लो यहाँ पे 11 प्लस 10%, 12.1 प्लस 10%, फिर 13.31 यानी 13.31, फिर आएगा प्लस 10%, दैट्स 14.64। ठीक है, और इस तरह से यह कहानी बदलती जाएगी। अब अगर आप ध्यान दोगे, दोनों किस्सों में डिविडेंड की अमाउंट जो है बदलती जा रही है, और दोनों किस्सों में अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, सॉरी मैंने क्या सेंटेंस बोला, दोनों किस्सों में डिविडेंड की अमाउंट बदलती जा रही है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। पहले किस्से में डिविडेंड की अमाउंट सेम है, दूसरे पार्ट में डिविडेंड की अमाउंट हर साल बदलती जा रही है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। अब एक और यहाँ पे चीज ऐड की जानी चाहिए थी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, वेरिएबल ग्रोथ। यहाँ पे तो उन्होंने बोला कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ का मतलब होता है कि पहले 3 साल तक मान लो आपकी ग्रोथ रेट थी 10%, बाद में ग्रोथ रेट बदल गई 15%। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि हर साल 10% ही ग्रोथ होना ज़रूरी है क्या? नहीं, इक्विटी डिविडेंड में कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होती कि कितनी देनी चाहिए अगले साल। चलो ठीक है, फिलहाल जितना दिया है उतना मैं कंसिडर करके चलते हैं। एक पार्ट और हो सकता था वेरिएबल ग्रोथ का, जो मैंने आपको बता दिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर दोनों किस्सों में कैलकुलेट करना है, यानी कंपनी को इक्विटी शेयर अगर रेज करना है और उसके बाद कंपनी हर साल डिविडेंड सेम देने वाली है, या कंपनी हर साल डिविडेंड जो देने वाली है उसमें सेम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ करेगी, तो कंपनी को खर्चा कितना लगेगा? पहली चीज़ तो कॉस्ट कितनी होगी इक्विटी की, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है किस किस्से में किस वाले पार्ट में ज़्यादा होगी और या कम होगी। अब एक चीज़ समझो, दोनों हिस्सों में भले कांस्टेंट डिविडेंड होने या कांस्टेंट ग्रोथ हो, कंपनी को कितना पैसा मिला शुरुआत में? 100 रुपये, और उसके बाद हर साल देना कितना पड़ रहा है? पहले वाले पार्ट में हर साल सेम अमाउंट देनी पड़ रही है, तो कंपनी का हर साल सिर्फ 10 रुपये जा रहा है। दूसरे वाले पार्ट में कंपनी को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है हर साल। अब आपको ये सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन से वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द कंपनी ज़्यादा आएगी, कंपनी का खर्चा किस किस्से में ज़्यादा होगा। ये आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है इसमें कंपनी को खर्चा ज़्यादा है, कि दोनों हिस्सों में, सॉरी दोनों पार्ट में कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए हर साल 100 रुपये है, लेकिन देना ज़्यादा पड़ रहा है दूसरे पार्ट में, तो खर्चा भी ज़्यादा हुआ दूसरे पार्ट में। आई बात समझ में? तो ये तो क्लियर कट है कि भैया कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। कांस्टेंट डिविडेंड वाला जो था उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो है D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, या फिर आप बोलो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या फिर आप बोलो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, कुछ भी हो सकता है। कंपनी में क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, नहीं तो छोड़ दो। ये कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन केस ऑफ ग्रोथ क्या होगी? बहुत ही सिंपल, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ।
जितना परसेंटेज ज्यादा देना है उतना परसेंटेज कंपनी की कॉस्ट बढ़ जानी है। सर कांस्टेंट डिविडेंड में 5% आ रही थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेकिन 10% ग्रोथ डालना है तो 10 और 5 15% कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, ये देखो 5% प्लस 10% कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, क्योंकि हर साल कंपनी को 10% ज्यादा देना है तो 10% कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, 10% कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। ये ऐसा आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में आपको? सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ दूसरे वाले पार्ट में। सबसे पहले ध्यान दो, क्या ये आपको समझ में आया? कांस्टेंट डिविडेंड में ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये जो डी यूज़ किया है इसको आप D1 भी लिख सकते हो, और हमने मार्केट प्राइस लिखा था, P0 लिखो, NP लिखो। समझ में आनी चाहिए कि हमको मार्केट प्राइस कौन सी लेनी है, यहाँ की लेनी है, अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की। अगर कांस्टेंट ग्रोथ की हम बात करें तो सर कांस्टेंट ग्रोथ में ये आपका फॉर्मूला बनेगा D1 डिवाइडेड बाई P0, यानी कि वो 5% प्लस ग्रोथ आपने दिया है 10% हर साल, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 15% की। सिंपल। ये भी तो देना ही है ना 10%, 5% भी देना है, 10% देना है, तो टोटल कितना हुआ? 15% देना है। हाँ, अभी ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई इसमें, तो जो आपकी मार्केट प्राइस है P1, मतलब उसको P0 लेना है ना, P0 लो, जो मार्केट प्राइस है ये आपका फ्लोटेशन, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट आप माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। और ये तो हमने डिबेंचर वाले और प्रेफरेंस डिविडेंड वाले किस्से में भी देखा कि नेट प्रोसीड्स हम यूज़ करते हैं। नेट प्रोसीड्स का मतलब, एक सेकेंड, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं बात कर रहा था नेट प्रोसीड्स की, तो हम नेट प्रोसीड्स यूज़ करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट दिए तो नीचे में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी, अदरवाइज P0 ही रहेगा। सो ये आपकी यहाँ पे कहानी होती है ख़त्म। एक चीज़ हमने क्लियर कर ली यहाँ पे, कौन सी? ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है। अब इसके बाद जब अर्निंग्स प्राइस अप्रोच आती है तो बहुत ही सिंपल है। इस केस में हम डिविडेंड नहीं, अर्निंग्स का इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट निकालने के लिए। या तो आप मेरे साथ कुछ चीज़ें पढ़ लो, या सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कांस्टेंट फिर से रिपीट की जाए प्रोसीजर सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 4 तरीके से निकाली जा सकती है। सबसे पहले आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ, ये था 2 अलग अलग तरीके। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच भी सेम है, इसमें हम कांस्टेंट अर्निंग और कांस्टेंट ग्रोथ लेंगे। इस केस में आपके फॉर्मूले थे कुछ इस तरह के, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, थोड़ा सा अब अपन ना पेन भी बदल देते हैं, लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और यहाँ था D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। सेम चीज़ डिविडेंड प्राइस अप्रोच में लॉजिक क्या था? डिविडेंड को इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट कैलकुलेट करने में, तो अर्निंग्स प्राइस अप्रोच में लॉजिक क्या होगा? अर्निंग्स का इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट कैलकुलेट करने में। क्या डिफिकल्ट है इसमें? कुछ भी नहीं, ध्यान देना। जब अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है तो वो अर्निंग किसकी होती है सर? वो अर्निंग भी तो कंपनी के शेयर होल्डर की हुई। डिविडेंड तो कैश में मिल जाता है, अर्निंग कैश में नहीं मिलता, बस फ़र्क इतना सा है। जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच से कॉस्ट निकलती है वो रियलाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड किसको बोलते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। रियलाइज्ड का मतलब होता है कि वो पैसा कंपनी इन्वेस्टर को मिल चुका है या कंपनी के जेब से जा चुका है, जिसका खर्चा है उसके जेब से जा चुका है, जिसको इनकम है उसको मिल गया है, इसको बोलते हैं रियलाइज्ड। लेकिन अनरियलाइज्ड किसको बोलते हैं? जो कंपनी के जेब से खर्चा है लेकिन अभी तक गया नहीं है, लाइबिलिटी बन गई।
और सामने वाले के भी इनकम है लेकिन अभी तक उसको मिला नहीं है, मतलब कैश का फ्लो नहीं हुआ है, लेकिन इनकम उसकी हो गई है, कंपनी का खर्चा भी हो चुका है, एक्सपेंस आउट हम कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, लॉजिकल टर्म्स में उसको हम बोलेंगे कि यह कंपनी की लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि ये पैसा कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को देना है जब कंपनी बंद होगी। तो अर्निंग पर शेयर भी किसकी होती है सर? इक्विटी वालों की होती है। 100 रुपए उस बंदे ने मेरे को दिया था कंपनी चलाने के लिए, और मैंने साल भर कंपनी चलाया और ईपीएस आया 12 रुपए का। अब आप मुझे बताओ, मैं तो मैनेजमेंट तो अपनी फीस लेके सैलरी लेके निकल जाऊंगा, कंपनी किसकी? उस शेयर होल्डर की। तो ईपीएस 12 रुपए का किसका? उसका है। 12 में से मैंने सिर्फ उसको 5 रुपए दिया था डिविडेंड। तो मार्केट में मैंने जब डिविडेंड प्राइस अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाला था, इक्विटी निकाला, तो 5/100 रुपए किया था, क्योंकि उसको डिविडेंड कितना मिला? 5 का। लेकिन अगर आप अर्निंग प्राइस अप्रोच यूज करते तो आप 12/100 करते, क्योंकि ये 12 रुपए भी किसका है? उसका। डिफरेंस क्या है सर? इस केस में अर्निंग प्राइस अप्रोच में हमेशा जनरली क्या होगा, 90% ऑफ द टाइम पे कॉस्ट ज्यादा आएगी इक्विटी की। क्यों? क्योंकि ये 5 रुपए कंपनी के जेब से जा चुका है, ये रियलाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये 12 रुपए अभी तक कंपनी के जेब से गया नहीं है पूरा का पूरा, उसमें से डिविडेंड दिया होगा तो गया होगा, पूरा नहीं गया। तो ये 12 रुपए कुछ हिस्सा कंपनी के पास में भी पड़ा हुआ है और कुछ उसके जेब में जा चुका है। टोटल मिला के जब आप करोगे तो ज्यादा ही आना है। तो ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ग्रोथ वाला लॉजिक भी सिंपल है, अगर अर्निंग्स भी 10% से हर साल बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उतने से बढ़ेगी। आओ सर, ध्यान दो। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स यूज टू कैलकुलेट। अच्छा, ये तो दूसरा था। अब चीज़ें पढ़नी है तो हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि और आइडिया क्लियर हो जाएगा। दिस अप्रोच कोरिलेट्स द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विद द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। ये जो अप्रोच है ये कंपनी की अर्निंग्स को मार्केट प्राइस से कोरिलेट करता है। डिविडेंड में क्या होता था? डिविडेंड को मार्केट प्राइस से कोरिलेट करता था। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वुड बी बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, उस केस में क्या था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इस केस में क्या है? एक्सपेक्टेड अर्निंग। द आर्ग्यूमेंट इज दैट ईच इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग्स वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। अर्निंग्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है उसको डिविडेंड कहा जाता है, अर्निंग्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन अर्निंग मिला के क्या बनता है? अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द कंपनी। सो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसी तरह से ये समझाया हुआ है, आप पढ़ लोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये दोनों फॉर्मूलेज भी हमने अभी अभी देख लिए। सो यहाँ पे होती है हमारी कहानी खत्म। अब बात आती है सर, वो जो कांस्टेंट ग्रोथ में ग्रोथ हम निकालते थे, ग्रोथ जो हमने यूज की थी, दो किस्से होंगे क्वेश्चन में। या तो ग्रोथ का रेट 10% आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बोला था 10%, तो मैंने अगर वो क्वेश्चन रखा तो मैंने 10% तो आपको डायरेक्टली दे दिया। लेकिन सर अगर ग्रोथ रेट नहीं दी रही और आपको निकालनी पड़ी तो कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। मैं जो बुक में दिया हुआ है वो नहीं समझा रहा हूँ, वो टेक्निकल टर्म में इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब आप मार्केट प्राइस यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है, ये 0 पॉइंट है और ये जो इतना हिस्सा है ना, ये सारा का सारा पास्ट है जो बीत चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप डिविडेंड प्राइस अप्रोच अगर लोगे, डिविडेंड और इक्विटी ये हम अर्निंग ये हम खत्म कर चुके हैं, मैं दोनों के एंगल से ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर आप डिविडेंड प्राइस अप्रोच से डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो क्या यूज करोगे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। डिविडेंड आपको दिया हुआ है, मार्केट प्राइस आपको दी हुई है, ग्रोथ आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज आपको और दी हुई है कि पुराने जब आप 4 साल देखोगे तो पुराने 4 सालों में डिविडेंड कुछ इस तरह से बांटा गया। और ये 14.31 ऐसा कुछ ले लो, ये पुराने सालों का डिविडेंड दिया हुआ है। आपको अगले साल का भी डिविडेंड दिया है लेकिन ग्रोथ नहीं दी हुई है। और अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रोथ तो आपको खुद कैलकुलेट करके इस्तेमाल करना है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। किस परसेंटेज से पुराने 5 सालों में डिविडेंड ग्रो हुआ है एनुअली, ये पता कर लो। सो एक फॉर्मूला हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखते हैं, वो है कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट टू द पावर 1 प्लस आर टू द पावर एन, या टी ले लो, सॉरी एन नहीं टी ले लो। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 साल में चलो ऐसा ले लो, 5 साल में अमाउंट कितनी होगी?
3 2 5 14.31 और स्टार्टिंग में कितनी थी 10 से 14.31 क्या रेट से बढ़ा है हर साल ये निकालना है। और ये आप अगर सॉल्व करोगे 5 तो आपको आर निकलेगा लेट से 10% और ये हो गई आपकी ग्रोथ। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हम देख चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले टॉपिक्स में। सो ये वहाँ पे काम आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पे है आपके लेक्चर्स में देखिए, उसमें कंपाउंड अमाउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वाला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ग्रोथ, इट्स एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है, तो ये ग्रोथ वाला पार्ट मैं करता हूँ सर ख़त्म। जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से हमको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। सो ये रहा वो, ठीक है। D0 DN 1 प्लस ग्रोथ एन एंड, और ये जो था ग्रोथ रेट, ये अलग अलग तरीके से फॉर्मूले दिए हुए हैं। आप इसमें भी रखोगे तो आंसर आपका सेम ही आना है, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर ये फार्मूला समझा दो, थोड़ा सा दिखने में अजीब दिख रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। कंपाउंड अमाउंट जो 14.31 रखी थी आप उसको D5 ले लो क्योंकि 5वें साल का था। प्रिंसिपल अमाउंट को आप ले लो D0 और ये ले लो 1 प्लस R और T की जगह ले लो N क्योंकि वहाँ पे N यूज़ किया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ध्यान देना, D5 डिवाइडेड बाई D0 हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर है, इज इक्वल टू 1 प्लस R टू द पावर N। अब आप एक काम करो, N को इधर लेके आ जाओ तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। D5 डिवाइडेड बाई D0 N इज इक्वल टू 1 प्लस R। अब 1 को इधर लेके आ जाओ तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, D5 डिवाइड बाई D0 माइनस 1। अब ये फार्मूले और उस फार्मूले में क्या डिफरेंस है देख लो, अमाउंट टाइमिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे D0 DN लिया है इन्होंने, हाँ ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये D5 था हमारा और ये D0 था, थोड़ा सा इन्होंने अलग लिखा है और थोड़ी सी इसमें मिस्टेक भी है आई थिंक, DN डिविडेंड इन N ईयर्स अगो। हाँ ठीक है, नहीं इसमें मिस्टेक नहीं है क्योंकि नीचे में जो वेयर लिखा है वहाँ पे वो क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया। सो हमारे केस में जो मैं समझा रहा था वो ये D5 था, ये D0 था, लिख के देखो आपको आंसर सही मिलेगा। सो फॉर्मूलेज इधर इधर घुमाया हुआ और कुछ भी नहीं है। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं सर। आगे बात करते हैं सर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है, मज़ेदार बनता जा रहा है टॉपिक, ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हम कुछ हिस्से देख चुके हैं। सबसे पहले था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, उसके बाद था अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, उसके बाद है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और उसके बाद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें हम दो हिस्से देख चुके हैं, कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ। इसमें भी हम दो चीज़ें देखेंगे, कांस्टेंट डिविडेंड कांस्टेंट अर्निंग और कांस्टेंट ग्रोथ। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, सिर्फ यहाँ पे नाम अलग है। ये 5 साल है, आपने यहाँ पे शेयर खरीदा 100 रुपये का, उसके बाद आपको डिविडेंड 10 रुपये मिला, 12 मिला, लेट से 15.5 मिला, कुछ भी अमाउंट ले लो। यहाँ पे मिला 14 रुपये, यहाँ पे मिला 8 रुपये, और उसके बाद आपने शेयर मार्केट में बेच दिया। अब जब शेयर मार्केट में बेचा तो आपको मिले मान लो लेट से 120 रुपये। क्वेश्चन ये है सर, कौन सा ऐसा रेट है जिससे सारे के सारे कैश इनफ्लोज को इक्वेट किया जा सकता है कैश आउटफ्लोज के साथ में। सर कैश आउटफ्लो ये रहा आपका एक, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इक्विटी शेयर खरीदोगे तो कितने रुपए में खरीदोगे, 100 रुपये में खरीदोगे, तो ये 100 रुपये आपका क्या हुआ सर, आउटफ्लो। तो ये 100 रुपये हो गया आपका आउटफ्लो। उसके बाद जितनी भी अमाउंट दी हुई है, क्या आप ये मानते हो कि ये सारा का सारा आपके लिए है इनफ्लो? यस। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल, ईयर ले लो 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ले लो कैश फ्लोज। सबसे पहले 100 रुपये गया, उसके बाद ये सारा का सारा पैसा आपको आ रहा है 10 12 15.50 14 या 8, और सॉरी आखिरी साल में कितना 8 और 120 यानी कि 128। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो। अब यहाँ पे आपको मेथड यूज़ करनी है IRR की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, जिसमें आप 2 रेट अज्यूम करोगे और पता लगाओगे। लेट से अपन एक रेट ले लेते हैं 15%। यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो और ये प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये 0 आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लो लेट से कुछ तो फिगर आती है 8, मैं अज्यूम करके चलता हूँ, लेट से -10 आती है। हमको कितना चाहिए, NPV 0 चाहिए, क्योंकि हमको वो रेट चाहिए जहाँ पे इनफ्लोज की टोटल आउटफ्लो से मैच कर रही है, और इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ये देखो आउटफ्लो सबसे पहले है। अब यहाँ पे NPV निगेटिव आ रही है, -10 से हमको ऊपर जाना है 0 तक। जब NPV बढ़ानी है तो रेट कम करना पड़ेगा। अगली बार रेट लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट कम करो,
एट द रेट ऑफ 10%, और फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालो और लेट से यहाँ पे आता है आंसर 20 पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जीरो है, तो कहीं ना कहीं 10 और 15% के बीच में आपका रेट है। अब वो 10 और 15% को करो इंटरपोलेट और फिर निकालो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर यहीं पे समझा दो, नहीं समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ एग्जैक्ट फिगर्स में लूँगा तो आपको समझ में आएगा। और ये सेम चीज़ है जो हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और उन सब चीज़ों में देख चुके हैं, सो इसमें आज सच कहीं दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। लास्ट बात करते हैं सर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, ये वाला। और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इस लेक्चर में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मैं आपको सीए फाइनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा के दूंगा ताकि आपका यहाँ पे भी प्रिपरेशन हो जाए, सीए फाइनल में भी एसएफएम में आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम ज़बानी याद रहेगा। सो मान के चलना कि बहुत डिटेल में आप उस चीज़ को पढ़ने वाले हो सीए पीएम को। सो एक अच्छा खासा वीडियो रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे, गो थ्रू दैट, और उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं सर? इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चंस क्या क्या है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। यही सारी मेथड्स हम बार बार यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो अभी सिर्फ एक बेसिक और कच्चा कच्चा सा रॉ सा याद रख लो मन में, आगे जाएंगे तो हम उसको अप्लाई करेंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये स्ट्रांग बनता जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से पढ़ोगे रिवाइज करते करते और साथ साथ में, और खुद पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते जाएंगे। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, नॉट ऑन द डिज़ाइनिंग पार्ट। सो प्लीज़ आप एकदम बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखने की और ये सब चीज़ें करने की कोशिश मत करिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप देख लो मैंने किस तरह से लिखा है, ये देखो ये सब चीज़ें जो जा रही है, अपना पूरा चैप्टर मैंने इसी में कवर किया हुआ है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, कोई बात नहीं, जितना है हम देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड उसके बाद में हम शायद क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स सी क्या आता है अगले लेक्चर में। बाय बाय।